हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राम सोल्डिंग क्लास। आज हम WPQR के बारे में समझाएंगे। और ये WPQR पहले भी आपको एक्सप्लेन किए हैं, इसका रेंज के बारे में समझाए हैं। बट आज का जो क्लास है इसमें हम आपको लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में बारीकी लेवल में समझाएंगे। लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में क्या डिफरेंस है। एक छोटा सा वीडियो आपके सामने में चल रहा है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। एक मिग वेल्डिंग का प्रोसेस है जिसमें ऑटोमेटिकली वायर फीडिंग हो रहा है और उसका आगे में आर्क जनरेट हो रहा है। और आर्क के अंदर में ध्यान दीजिए कैसे मेटल ट्रांसफ़र हो रहा है। और मेटल ट्रांसफ़र होके एंड में देखिए आपका ये बना हुआ है, एक वेल्ड पुल बना हुआ है। और इसका डिटेल हम आपको बताएंगे ये क्या है। मेटल ट्रांसफ़र प्रीवियसली वीडियो में आप देख सकते हैं। ये है आर्क और ये है वेल्ड पुल, मोल्टेन वेल्ड पुल। और ये क्या है, वेल्ड पेनिट्रेशन। वेल्ड पेनिट्रेशन कहाँ, पैरामीटर के अंदर तक जो एंट्री किया है, पेनिट्रेट किया, इसको हमसे वेल्ड पेनिट्रेशन करेंगे। ये बेसिकली एक वेल्डिंग का शेप है। और इस मेटल ट्रांसफ़र इसके ऊपर में वेल्डिंग का शेप और वेल्डिंग का क्वालिटी डिपेंड करता है। तो आज ये एक पैरामीटर हो गया जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए वेल्डिंग के बारे में। हम आपको आज बताएंगे WPQR जो ISO 15614 के हिसाब से है, इसमें लेवल 1 और लेवल 2 का इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों डिफरेंट क्या है, क्या सेम है या डिफरेंट है। जो लोग ISO में WPQR बनाते हैं या WPS रेफ़र करते हैं, उसको लेवल 1 करना है कि लेवल 2 करना है, वो आप यहाँ से आप भी डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरा यदि आप सलाह माने तो आप लेवल 2 को ही आप डिसाइड करें। क्या है कि लेवल 2 अपर लेवल है, लेवल 1 थोड़ा सा लो है, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया लेवल 1 में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आप यदि लेवल 2 का वेल्डिंग किए हैं तो लेवल 2 का क्वालिफाई किए हैं तो लेवल 2 का काम कर सकते हैं, लेवल 1 भी कर सकते हैं। बट आप लेवल 1 में यदि आप WPQR क्वालिफाई किए हैं तो लेवल 2 का वर्क आएगा तो आप इसमें कुछ काम नहीं कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, जो लेवल 1 इज इक्विवेलेंट टू ASME सेक्शन 9 एंड लेवल 2 इज इक्विवेलेंट टू द ISO का लेटेस्ट जो स्पेसिफिकेशन उसके हिसाब से है। और आज हम जो 15614 का -1 के बारे में समझाएंगे। -1 क्या है, आर्क एंड गैस वेल्डिंग ऑफ स्टील्स, निकेल एंड देयर अलॉयज। बट लेवल 1 का जो लेवल 1 बोल रहे हैं, 15614 का -1 तो आपको हम बता दिए। बट बाकी इसके कितने सारे पार्ट्स है इसके बारे में भी चलिए आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पार्ट 1 है आर्क एंड गैस वेल्डिंग, जैसे आपको पहले बता चुके हैं। पार्ट 2 है आर्क वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉयज। पार्ट 3 है फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। पार्ट 4 है फिनिशिंग वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम कास्टिंग। पार्ट 5 आर्क वेल्डिंग ऑफ टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड देयर अलॉयज। पार्ट 6 आर्क एंड गैस वेल्डिंग ऑफ कॉपर एंड इट्स अलॉयज। पार्ट 7 other parts cover specialized techniques like overlay welding. Part 8 welding of tube to tube plate joints. Part 9 underwater welding. Part 10 hyperbaric welding. Part 11 electron and laser beam welding. Part 12 spot, seam and projection welding. Part 13 offset and flash welding. पार्ट 14 लेजर आर्क हाइब्रिड वेल्डिंग। आपको जिस प्रोसेस के हिसाब से WPQR बनाना उसी पार्ट को आपको रेफ़र करना है और उस पार्ट के हिसाब से आपको रेंज क्वालिफिकेशन करना है। चलिए आज हम -1 के बारे में ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि मैक्सिमम -1 ही यूज होता है। आप लोगों को जिसको दो अदर पार्ट्स में चाहिए उसके बारे में आप स्टैंडर्ड को रेफ़र कर सकते हैं। क्लॉज 6 जो इम्पोर्टेंट मेन क्लॉज है 15614-1 का, वही मेन क्लॉज है पार्ट 6 क्लॉज 6। क्लॉज 6 में ही सारा चीज़ कवर कर रहा है। क्या क्या इसमें चलिए देखते हैं। इसमें टेस्ट पीस का क्या डायमेंशन होना चाहिए। बहुत सारे दोस्त लोगों के कमेंट्स आता है, सर हम कितना साइज़ का टेस्ट पीस लें, कितना लंबा लें। स्टैंडर्ड में क्लियरली मेंशन है क्लॉज 6 में टेस्ट पीस क्या होना चाहिए। यहाँ पर पहला जो टेस्ट पीस है आप देखिए, बट जॉइंट। बट जॉइंट में आप देख सकते हैं, बट जॉइंट में आप देख सकते हैं प्योर बट जॉइंट के लिए मेरा मिनिमम विड्थ होना चाहिए 150, मतलब ये है 150 दिस वन। आप जब जुड़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 300 मिनिमम हो जाएगा। और
लेंथ कितना है इसका, टेस्ट पीस का लेंथ क्या होना चाहिए, बी, ये मिनिमम 350 होना चाहिए। और मटेरियल थिकनेस टी आपका जो PWPS है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। आप रहा आप 350 मिनिमम का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं और कभी कभी आपका फेलोर होने के बाद कुछ टेस्ट रीटेस्ट करने से भी करना है। सो उतने सारे टेस्ट पीस को एक्सट्रैक्ट कर पाने के लिए मिनिमम लेंथ 350 लिया गया। यदि आपका कम लेंथ ले लिए हैं और आप उतना टेस्ट पीस नहीं लिखा तो आपको बेकार WP कर फिर न्यू WP कर करना होगा, जो वो पॉसिबिलिटी नहीं है बा आपके लिए कॉस्ट वाइज इफेक्टिव नहीं। इसलिए टेस्ट पीस स्टैंडर्ड बोलता है मिनिमम 350 लेने चाहिए, बट मेरा बात माने तो आप मिनिमम 400 mm टेस्ट पीस का लेंथ लीजिए। सिमिलरली जब पाइप वेल्डिंग करते हैं तो जो लेंथ कितना रखना चाहिए, ये एक पाइप का 150 करना चाहिए, दो पाइप 300 मिनिमम है। और डी है आउटसाइड पाइप डायमीटर और टी है मटेरियल थिकनेस है, एज पर PWPS आपको करना है। सिमिलरली जब भी हम टी जॉइंट करते हैं, टी जॉइंट में भी सेम का है, मिनिमम डायमेंशन 150 है ये, अभी लेंथ है 350 मिनिमम, और T1 T2 आज पर आपका रिक्वायरमेंट है। यदि ब्रांच कनेक्शन है तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका टेस्ट पीस का साइज, टेस्ट पीस का डायमेंशन क्या लेना चाहिए। अब रहा इसमें लेवल 1 और लेवल 2 का बात है। जब लेवल 1 आएगा क्या क्या टेस्ट करना है, लेवल 1 में यदि आप बट जॉइंट करते हैं तो विथ फुल पेनिट्रेशन आपको विजुअल टेस्टिंग करना है, कितना 100% करना है, मतलब फुल विजुअल करना है। ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट करना है 2 स्पेसिमेन का, और ट्रांसवर्स बेंड टेस्ट करना है 4 स्पेसिमेन का। और यदि फिलेट वेल्ड करते हैं तो आपको 2 टेस्ट करना चाहिए, विजुअल करना चाहिए और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना चाहिए। विजुअल 100% करिए और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन 2 स्पेसिमेन का कर दीजिए। बट यही चीज़ यदि लेवल 2 का क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या टेस्ट करना है। यदि बट जॉइंट विथ फुल पेनिट्रेशन कर रहे हैं तो क्या क्या करना है, विजुअल करना है 100%, रेडियोग्राफी और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करना है 100%, सरफेस क्रैक डिटेक्शन करना 100%, ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट 2 स्पेसिमेन, ट्रांसवर्स बेंड टेस्ट 4 स्पेसिमेन, इम्पैक्ट टेस्ट 2 सेट। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत आदमी गलती करता है, एक सेट करके रह जाता है, नहीं, आपको 2 सेट करना है। हार्डनेस टेस्ट कितना करना है आपको, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन 1 स्पेसिमेन करिए। जबकि लेवल 2 में आपका माइक्रोस्कोपिक दिया गया था, ट्रांसफर टेंसाइल, ट्रांसवर्स बेंड, विजुअल था। बट देखिए लेवल 2 करते हैं तो इतने सारे टेस्ट आपका इंक्रीज हो गया है। सिमिलरली टी जॉइंट विथ फुल पेनिट्रेशन, वहाँ पर लेवल 1 में ऐसा कोई इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट यहाँ पर देखिए टी जॉइंट, बट आपका टी जॉइंट है, फिलेट जॉइंट है, बट उसमें बिवेल है और फुल पेनिट्रेशन है। उसके लिए आपको भी एडिशनल माने अलग से आप WP को बना सकते हैं। जैसे विजुअल टेस्टिंग करना है, सरफेस क्रैक डिटेक्शन करना है, अल्ट्रासोनिक रेडियोग्राफी करना है, हार्डनेस टेस्ट करना है, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करना है, राइट। फिलेट वेल्डिंग में क्या क्या करना है, सरफेस विजुअल टेस्टिंग करना है, सरफेस क्रैक डिटेक्शन करना है, हार्डनेस टेस्ट करना है, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करना है। इतने सारे टेस्ट आपको करना है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको आपको करना चाहिए। और कहाँ से कौन सा टेस्ट पीस निकालेंगे इसके लिए भी गाइडलाइंस है क्लॉज नंबर 7.2 में से। यहाँ पर देखिए 3 नंबर जो है क्या क्या इसमें से निकालना है, टेंसाइल टेस्ट एंड बेंड टेस्ट, और इसका वेल्डिंग डायरेक्शन इधर से इधर होगा, उस केस में आपको कहाँ से क्या निकाल। 4 नंबर में इम्पैक्ट एडिशनल टेस्ट रिक्वायर, और 5 से क्या निकालना है, अगेन 1 से टेंसाइल और बेंड स्पेसिमेन निकालना है। 6 जो है यहाँ से माइक्रो और हार्डनेस टेस्ट निकालना है यहाँ से। क्लियर है। यदि अब मेरा पाइप जॉइंट है तो सिमिलर वे में आप फॉलो कर सकते हैं। वेल्ड डायरेक्शन का हिसाब से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं, या यदि ऊपर से नीचे वेल्ड डायरेक्शन है और यहाँ नीचे से ऊपर वेल्ड डायरेक्शन है तो इसका नंबर सिमिलरली चेंज हो रहा है। 2 नंबर यहाँ पर है जिसमें से आप टेंसाइल बेंड निकालना है। 3 नंबर में इम्पैक्ट और एडिशनल टेस्ट करना है। 4 नंबर से आपको टेंसाइल टेस्ट और बेंड टेस्ट करना है, और ये 5 नंबर है यहाँ से आपको माइक्रो टेस्ट और हार्डनेस। मतलब वेल्डिंग जिधर से शुरू होता है उधर से आपको माइक्रो स्पेसिमेन और हार्डनेस करना है, ध्यान रखिए। क्लियरली लिखा है टेकन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वेल्ड हार्डनेस टेस्ट, कभी भी एंड तरफ से हार्डनेस नहीं निकालना है। एंड वेल्डिंग तरफ से जनरली इम्पैक्ट टेस्ट निकाला जाता है और स्टार्टिंग वेल्डिंग से आपको हार्डनेस टेस्ट किया जाता है।
सो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप लैब में टेस्ट करने के लिए भेजें आप ज़रूर ओल्ड डायरेक्शन मार्किंग करके भेजें। सिमिलरली फिलेट वेल्डिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको, माइक्रो करना है और हार्डनेस करना है। सो इसमें भी ओल्ड डायरेक्शन दिया हुआ है देखिए, और आपको किधर से माइक्रो करना है किधर से हार्डनेस करना है इसका नंबरिंग दिया गया है। अभी वो तो बता दिए क्या क्या टेस्ट करना है, बट जो टेस्ट करना है बहुत सारे कभी कभी दोस्त लोग या बहुत सारे मेरे कॉल आता है जी सर कौन सा स्टैंडर्ड किस टेस्ट के लिए यूज़ करें। सो आप लोग का रेफरेंस के लिए हम यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं। विजुअल टेस्टिंग के लिए आपको करना है 17637 आईएसओ में, रेडियोग्राफी के लिए करना है 17637-1 और -2, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के लिए आपको यूज करना है 17640, पेनिट्रेंट टेस्टिंग के लिए करना है ISO 3452-1, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के लिए करना है ISO 17638। और यदि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या क्या है, ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट के लिए क्या क्या करना है ISO 4136, बेन टेस्ट के लिए ISO 5173, मैक्रो के लिए ISO 17639, इम्पैक्ट के लिए ISO 148-1 और हार्डनेस के लिए ISO 9015-1। इतने सारे टेस्ट करना है और ये टेस्ट करने के लिए ISO का रेफरेंस नंबर है। यदि आपको इसके अंदर में डिटेल जानना है तो आप स्टैंडर्ड आप परचेस कर लीजिए या यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप रेफ़र करिए। अब रहा बहुत सारे दोस्त लोगों को कन्फ्यूजन रहता है हमको पैरामीटर ग्रुपिंग में किसके साथ क्या ग्रुपिंग करेंगे। तो ये जो क्लॉज नंबर 8 में क्लैरिटी दिया गया है, ये एक टेबल है जिस टेबल में क्लैरिटी है, ये आपका यदि टेस्ट पीस के अंदर में यदि 1 के साथ में 1 का होल्डिंग ग्रुप 1 का ग्रुप 1 होल्डिंग है तो ग्रुप 1 to 1 ही ओनली क्वालिफाई करता है। और एक एग्जांपल लेंगे, यदि आपका ग्रुप 3 के साथ में ग्रुप 2 का होल्डिंग है तो क्या क्वालिफाई करेगा, इस टेबल को आपको रेफर करना है। 1 के साथ 1 क्वालिफाई कर जाएगा, 2 के साथ 1 क्वालिफाई करेगा, 2 के साथ 2 क्वालिफाई करेगा, 3 के साथ 1 क्वालिफाई करेगा और 3 के साथ 2 क्वालिफाई करेगा, राइट। बट यही चीज़ यदि हम आपको देखें, यदि 3 टेस्ट पीस में है और दूसरा टेस्ट पीस भी 3 है तो क्वालिफिकेशन रेंज क्या होगा, इस टेबल को हम फॉलो करेंगे। ऐसे ही आपको सारे जो स्टील का जितना सारे टेस्ट पीस है उसका सारे टेबल में रेफरेंस दिया गया है। इस टेबल का आप रेफर करके देख सकते हैं किसके साथ क्या टेस्ट होने से क्या क्या क्वालिफिकेशन रेंज कवर करेगा। ये है रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द मटेरियल ग्रुप। सिमिलरली जब हम रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर टी जॉइंट, बट जॉइंट और फिलेट जॉइंट के बारे में बात करेंगे तो लेवल 1 में क्या बोला, एनी बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड टेस्ट क्वालिफाई ऑल फिलेट साइजेस एंड ऑल मटेरियल थिकनेस। बट जॉइंट के थ्रू से फिलेट टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो एनी फिलेट साइज एंड मटेरियल थिकनेस क्वालिफाई करेगा। किंतु लेवल 2 में जब जाएंगे तो रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन फिलेट वेल्ड क्वालिफाई बाई ए फुल पेनिट्रेशन बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड टेस्ट। सो बट जॉइंट के थ्रू से फिलेट वेल्ड क्वालिफाई करते हैं तो रेंज जो क्वालिफाई होगा ये बट जॉइंट के हिसाब से ही आपको कंसिडर करना है। सिमिलरली जब हम प्लेट थिकनेस को क्वालिफाई करेंगे, प्लेट थिकनेस को बट जॉइंट में, यहाँ देखिए बट जॉइंट के लिए प्लेट थिकनेस को क्वालिफाई कर रहे हैं, उस केस में लेवल 1 में यदि मेरा प्लेट थिकनेस लेस देन 3 mm है तो मेरा जो क्वालिफिकेशन है लेवल 1 लेवल 2 के लिए सेम है 0.5T to 2T। और यदि वर्ल्ड मटेरियल डिपोजिशन के बारे में करते हैं तो 2S तक क्वालिफाई करेगा। यदि मेरा प्लेट थिकनेस 3 to 12 mm के बीच में है तो मेरा लेवल 1 में 1.5 mm to 2T क्वालिफाई करेगा। किंतु यदि लेवल 2 में है तो लेवल 2 यहाँ पर क्लैरिटी दे रहा है सिंगल रन है तो 3 mm मिनिमम टू 1.3 टाइम्स ही क्वालिफाई करेगा। किंतु मल्टी रन है तो 3 mm टू 2T क्वालिफाई करेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, सिंगल रन के लिए अलग रेंज दिया है, मल्टी रन के लिए अलग रेंज है। यहाँ पर आदमी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, सिंगल रन को मल्टी रन में डाल के आप रेंज क्वालिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अप टू 40 mm स्टैंडर्ड बोलता है, सिंगल रन मल्टी रन को आपको कंसिडर करना है और इस टेबल को फॉलो करना है। किंतु जब हम वर्ल्ड डिपोजिशन की बात करते हैं मैक्सिमम 2S तक क्वालिफाई करेगा। जब 40 to 100 के बीच में है तो लेवल 1 बोलता है 5 to 200 क्वालिफाई हो गया, बट
लेवल 2 में मल्टी रन तो ऑब्वियसली होगा, सिंगल रन तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो क्वालिफिकेशन है 0.5T to 2T। और एस कब क्वालिफाई करेगा, लेस दैन 20 होगा तो 2S, और ग्रेटर दैन एस 20 रहेगा तो 200 मैक्सिमम क्वालिफाई करेगा। इसको आप ध्यान दीजिए। सिमिलरली जब हम फिलेट वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो मटेरियल थिकनेस कितना क्वालिफाई करेगा, टी यदि लेस दैन 3 mm है तो 0.7 to 2T क्वालिफाई करेगा। और यदि ये 3 to 30 के बीच में है तो क्वालिफिकेशन ऑफ रेंज है मटेरियल थिकनेस 3 to 2T। और यदि आप 30 to एबव यदि प्लेट थिकनेस लिए हैं और आपका क्वालिफाई हो गया है तो आपका 5 mm के ऊपर में अनलिमिटेड क्वालिफाई हो जा रहा है फिलेट वेल्डिंग में। किंतु वेल्ड मटेरियल थिकनेस क्या है, जैसे वहाँ पर डिपोजिशन मटेरियल का बात था, यहाँ पर वेल्ड साइज के ऊपर डिपेंड करता है। सिंगल रन में यदि क्वालिफाई है तो 0.75A to 1.5A यहाँ समझेंगे। और यदि मल्टी लेयर में तो कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई भी वेल्डिंग साइज मार सकते हैं। सिंगल रन 0.75A to 1.5, फॉर एग्जाम्पल फिलेट आप टेस्ट पीस में आपका 4 का वेल्डिंग किए हैं तो रेंज क्वालिफाई करेगा 4 into 0.75, राइट। तो 3 mm हो जाएगा, इक्वल टू 3 mm। और 1.5 4 into 1.5 कितना हो जाएगा, 6 mm, राइट, 6 mm। सो मेरा जो क्वालिफिकेशन यहाँ का 3 mm to 6 mm। रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर पाइप एंड ब्रांच कनेक्शन में लेवल 1 रहेगा। तो पाइप यहाँ पर एसेंशियल वेरिएबल नहीं है, बट जब हम लेवल 2 में पाइप के बारे में बात करते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन रिस्ट्रिक्ट करता है। यदि आपका प्लेट में क्वालिफाई कर रहे हैं तो पाइप का डायमीटर 500 एबव क्वालिफाई करेगा, या यदि 150 एबव यदि आप डायमीटर क्वालिफाई करें तो इसका जो कंडीशन है पीसी में होना चाहिए, पीएफ में रोटेटर पोजीशन होना चाहिए, और पीए में रोटेटर पोजीशन में होना चाहिए, तो क्वालिफाई कर जा रहा है। और डायमीटर यदि आप पाइप का वेल्डिंग किए हैं तो आपको 0.5D क्वालिफाई कर जाए, ग्रेटर देन। मतलब फॉर एग्जांपल आप 30 mm का डाया का आप टेस्ट पीस है तो आपका क्वालिफिकेशन रेंज हो जाएगा 15 mm के डाया के ऊपर में आपको क्वालिफाई कंटिन्यू कर अनलिमिटेड क्वालिफाई करेगा। मतलब जितना डाया टेस्ट पीस में रहेगा उसका 0.5D मतलब हाफ से ज़्यादा अनलिमिटेड क्वालिफाई करेगा। सिमिलरली जब हम ब्रांच कनेक्शन की बात करेंगे तो लेवल 1 में ब्रांच कनेक्शन इज नॉट एन एसेंशियल वेरिएबल, बट लेवल 2 में जो बोल रहा है जब 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है तो कोई नया टेस्ट पीस करने का ज़रूरत नहीं है। बट यदि आपका एंगल 60 डिग्री से या 90 डिग्री से बाहर रेंज के बाहर चला गया तो आपको न्यू टेस्ट पीस के थ्रू से आपको न्यू पिक्वेयर बनाना होगा। कॉमन वेल्डिंग प्रोसेस में यदि मेकानाइजेशन करते हैं तो लेवल 1 के हिसाब से कोई नया क्वालिफिकेशन करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एसेंशियल वेरिएबल नहीं है। बट लेवल 2 के हिसाब से आप जा रहे हैं तो यदि आप मेकानाइजेशन कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं तो आपको न्यू WPS करना होगा। ईच डिग्री ऑफ मेकानाइजेशन शैल क्वालिफाई इंडिपेंडेंटली, अलग अलग आपको करना होगा। वेल्डिंग पोजीशन के हिसाब से जाएंगे तो लेवल 1 लेवल 2 में ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर क्लियरली दिया गया है व्हेन नाइदर इम्पैक्ट नॉर हार्डनेस टेस्ट आर स्पेसिफाइड देन आप कोई पोजीशन में वेल्डिंग करेंगे। बट यदि इम्पैक्ट हार्डनेस टेस्ट का रिक्वायरमेंट है तो आप वेल्डिंग पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जो पोजीशन में WPQR होगा वही पोजीशन ही ओनली क्वालिफाई करेगा आपका जॉब के लिए, WPS के लिए। टाइप ऑफ जॉइंट में बट जॉइंट ये लगभग सेम है, जिसमें कुछ कुछ एडिशन में बता रहा हूँ। फुल पेंट्रेशन बट वेल्ड क्वालिफाई पार्शियल एंड फुल पेंट्रेशन बट वेल्ड, सेम यहाँ पर भी है। बट जॉइंट क्वालिफाई एनी ब्रांच कनेक्शन, फिलेट वेल्ड क्वालिफाई ओनली फिलेट वेल्डिंग, वेल्ड मेड फ्रॉम बोथ साइड विदाउट बैकिंग क्वालिफाई वेल्ड मेड फ्रॉम बोथ साइड एंड वेल्ड विथ बैकिंग, वेल्ड मेड विथ बैकिंग क्वालिफाई वेल्ड मेड फ्रॉम बोथ साइड and weld made without backing, weld made from both side without gouging qualify weld made from both side with gouging, ये आपको याद रखना है। butt weld in T joint with full penetration qualify full and partial penetration butt weld in T joint and fillet जॉइंट, बट नॉट वाइस वर्सा। यदि आप टी जॉइंट है तो बट जॉइंट क्वालिफाई नहीं करेगा, कहने का मतलब है फिलेट वेल्ड क्वालिफाई फिलेट वेल्ड ओनली, ये आपको हम ऑलरेडी जानकारी दे चुके हैं।
फिलर मटेरियल में क्या है, सो इट इज़ परमिटेड टू चेंज द साइज ऑफ द फिलर मटेरियल प्रोवाइडेड दैट द हीट इनपुट आर सेटिस्फाई। मतलब आपका फिलर मटेरियल का साइज चेंज करिए, बट हीट इनपुट जो क्वालिफाई है उससे रेंज में ही आपको रहना होगा। ये नहीं जब हायर डाई का फिलर मेटल ले लिया तो ज़्यादा करंट देना पड़ा तो हम हीट इनपुट अपना रेंज से बाहर जा सकते नहीं। आपको ट्रैवल स्पीड कम करना है, करंट वोल्टेज कम करके आपको क्या करना है, हीट इनपुट को मैनेज करना है, उसे रेंज में रखना है। टाइप ऑफ करंट में क्या है, the qualify given type of current AC, direct DC or pulse current and polarity used in the welding procedure test. For a process 111 alternating current also qualify direct current. Heat input replaces by arc energy। यहाँ पर देखिए when impact test apply upper limit of the heat input qualify the maximum heat input used in the welding test piece। ठीक है, सो यहाँ पर कोई एफिशिएंसी फैक्टर के फैक्टर यूज़ नहीं होता है। जितना आपका कैलकुलेशन है उतना आपका हीट इनपुट लेवल 1 के हिसाब से यूज कर सकते हैं। बट लेवल 2 में क्या है, आपको एफिशिएंसी फैक्टर लेना है आपका 15614 के हिसाब से, और हर एक प्रोसेस के लिए यहाँ पर दिया गया है किस प्रोसेस में क्या एफिशिएंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यदि आप GMAW प्रोसेस करते हैं और जो हीट इनपुट आपका आएगा उसमें 0.8 मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वही आपका हीट इनपुट ही यहाँ पर कैलकुलेशन में लेना है। यदि आपका हीट इनपुट 25% ग्रेटर दैन यदि कब होगा, जब आप इम्पैक्ट टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, और यदि आपका हार्डनेस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आप लोअर तक भी 25% जा सकते हैं हीट इनपुट। मतलब आपको तो वाइडर रेंज मिलेगा। इम्पैक्ट टेस्ट हार्डनेस टेस्ट यदि कर लेते हैं और रिजल्ट आपका सक्सेसफुल एक्सेप्टेड है तो आपका जो हीट इनपुट का रेंज वाइडर मिलेगा। 25% लोअर जा सकते हैं एंड 25% अपर तक जा सकते हैं। प्रीहीट क्या करना है, यदि आपका 50 डिग्री से ज़्यादा आपका यदि प्रीहीट टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो आपको नया WPS बनाना होगा, राइट। सिमिलरली इंटरपास में जो आपके इंटरपास द्वारा सेट किए हैं उससे यदि 50 डिग्री से ज़्यादा यदि आपका इंटरपास टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको नया WPS बना के क्वालिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 200 आपका इंटरपास है, आपका 255 ले लिए, आपका जॉब में हो गया या कोई कंडीशन आया, देन आपको वो वेल्डिंग कंडीशन आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको इसके लिए नया पिकवेयर बना के क्वालिफाई करना है। पोस्ट हीटिंग फॉर हाइड्रोजन लेवल 1 में इट इज़ नॉट एसेंशियल वेरिएबल। लेवल 2 में यदि आपका पोस्ट हीटिंग है तो करना है, किंतु आपको रिमूव सालनाट भी होगा, आपको रिमूव नहीं कर सकते हैं, किंतु आप ऐड कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट में क्या करना है, आपका एडिशन और डिलीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लेवल 1 लेवल 2 का यहाँ बात नहीं है, लेवल 2 का ही बात यहाँ पर कर रहे हैं। एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट इज नॉट प्रॉब्लम। मतलब एक WPS विथ पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट है तो आपका जॉब में यदि आपका पोस्ट वेल्डेड का रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस WPS का आपको रिक्वायरमेंट यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आप क्या करना है, बिना पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट का आपको WPS बनाना होगा, या यदि रिवर्स कंडीशन है तो उसको भी सेम है। मतलब आप पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट को अपना मन से ऐड भी नहीं कर सकते हैं, या यदि है तो आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस वेरिएंट में क्या है, एडिशन और डिलीशन और चेंज ऑफ द मोर देन 10% द वॉल्यूम ऑफ स्पेशल फिलर मटेरियल का प्रोविजन है। बट यहाँ पर क्या है, द क्वालिफिकेशन गिवन द रेस्ट्रिक्टेड टू द वायर सिस्टम। यदि सिंगल लेयर है सिंगल लेयर, मल्टी लेयर है तो मल्टी लेयर, आप इसको प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर मोड क्या है, ट्रांसफर मोड में यदि वेव फॉर्म कंट्रोल्ड है तो चेंज फ्रॉम वन मैन्युफैक्चरर, यहाँ ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरर चेंज करिए या पावर सोर्स का डिज़ाइन चेंज करिए तो आपको न्यू टेस्ट क्वालिफाई करना है वेव फॉर्म में। बट पल्स मोड में है, विदाउट वेव फॉर्म है तो आपको कोई WPS नया पिकवेयर बनाने का नहीं है। वेल्डिंग विदाउट पल्स मोड एंड विदाउट वेव फॉर्म भी है तो आपको पिकवेयर नया नहीं करना है। एक आप रहा, हम आपको पूरा डिटेल बता दिए रेंज कैसे डिसाइड करना है, जिसमें आपका मटेरियल का थिकनेस हो, प्लेट का मटेरियल का जो डिपोजिशन हो और प्रोसेस वेरिएंट हो।
तो एक सैम्पल हम देख लेंगे। तो एक PQR में मेन क्या क्या रहता है, होल्डिंग प्रोसीजर टेस्ट में मेन रेंज रहता है, रिकॉर्ड और होल्ड टेस्ट रहता है और टेस्ट रिजल्ट रहता है, और एक फॉर्मेट रहता है जिस फॉर्मेट में आपको डिटेलिंग रहता है, जैसे प्रोडक्ट फॉर्म, प्लेट है तो प्लेट या क्या क्वालिफाई कर रहा है, होल्डिंग प्रोसेस यूज में क्या करता है, प्रोसेस में क्या है, वोल्ड मेटल डिपोजिशन में आपको रेंज, टेस्ट पीस में क्या है तो रेंज क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ 8 mm है तो आपको 16 mm तो क्वालिफाई किया है। वर्ल्ड टाइप क्या है तो बट वर्ल्ड फुल पेंट्रेशन है तो बट वर्ल्ड पार्शियल पेंट्रेशन और फिलेट वर्ल्ड क्वालिफाई कर रहा है। पैरामीटर ग्रुप जो टेस्ट पीस में 1.4 to 1.4 है तो 1 to 1 क्वालिफाई करेगा, राइट। इसमें आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो 1.4 to 1.4 भी क्वालिफाई कर रहा है, राइट, ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। पैरेंट मटेरियल थिकनेस 8 mm to 8 mm है तो 3 to 12 mm ही क्वालिफाई करेगा। यहाँ इम्पैक्ट टेस्ट नहीं हुआ है, सो स्टैंडर्ड बोलता है यदि आपका 12 mm का नीचे प्लेट थिकनेस है और इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किए हैं तो आपका मैक्सिमम जो थिकनेस क्वालिफाई 12 mm तक ही करेगा। यदि इम्पैक्ट टेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 8 into 2 16 mm क्वालिफाई करता है। थ्रोट थिकनेस यहाँ पर टेस्ट पीस में नहीं है बट आपको क्वालिफाई कर रहा है अनलिमिटेड फिलेट वेल्डिंग। मल्टी रन है तो मल्टी रन ही क्वालिफाई करेगा। और फिलर मेटल डेजिग्नेशन यदि जो है आप इक्विवेलेंट यूज करिए, और फिलर मेटल का साइज 1.2 है तो इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको हीट इनपुट को ध्यान देना चाहिए, राइट। सो कंटिन्यूशन पेज में देखेंगे हीट इनपुट यदि आपका 0.71 to 2.44 है तो लोअर में आपका 25% लो गए हैं, जेहेतु इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किए हैं, सो हायर जो है उसको सेम ही रखे हैं। होल्डिंग पोजीशन PA है तो PA ही ओनली रखा हुआ है। इंटरपास टेम्परेचर यदि 200 + 50 डिग्री उससे ज़्यादा आपको नहीं चलेगा, ठीक है। सो 250 तक ही चलेगा, 251 हो जाएगा तो आपको नया WPS या WPQR चाहिए। सो ये एक एग्जाम्पल था दोस्तों। आई थिंक आप लोगों को मेरा जो है जो लेवल 1 और लेवल 2 का जो डिफरेंस है आपको समझ में आया होगा। और पहले भी हम WPQR के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं, रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन की जानकारी दे चुके हैं। आज का जो मेरा ये एपिसोड है ये आप सोच लीजिए ये आपके लिए दोबारा रिमाइंड करने का, दोबारा देखेंगे तो बहुत सारे पुराने जो WPQR का रेंज कैसे करना है क्या करना है इसके बारे में फिर से आपको रिकॉल हो जाएगा।